अब हम आपके सामने एक और आंकड़ा पेश करते हैं, प्राइस टू अर्निंग का, पी रेशियो का। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर होता है बताने के लिए ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू के लिए यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे पी रेशियो की बात करें तो आप देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो है वो 32 के पी पर ट्रेड कर रही है। इसके अलावा निफ्टी अगर मिड कैप 100 की बात करें तो ये करीब करीब 33.5 के पी रेशियो पर है यहाँ पर। और अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 21 के आसपास है यहाँ पर। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए अगर आप मिड कैप इंडेक्स की बात करें, यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 या 100 की बात करें, हिस्टोरिकल एवरेज जो पी होता है वो 25x के आसपास है यहाँ पे। और अंडर वैल्यू अगर आप देखें यहाँ पे पी जो लेवल जो है ना वो 20x के आसपास है। लेकिन अगर आप फेयर वैल्यू देखें तो 20 से लेकर 25 के आसपास दिखाता है यहाँ पे। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं यहाँ पर, निफ्टी अगर 250 की बात करें या फिर निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें, हिस्टोरिकल जो एवरेज है वो पी जो है वो 28x के आसपास है। और अंडर वैल्यू जो है वो करीब करीब 22x के आसपास और फेयर वैल्यू 24 के आसपास मानी जाती है यहाँ पे। और अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो करीब करीब आप समझिए कि 18 से लेकर 19 के बीच का जो पी है वो माना जाता है कि बाज़ार जो है इस समय एक अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। अब सर मेरा सवाल आपसे ये है कि स्मॉल कैप का हम लोग देख रहे हैं पी 32 के आसपास है, मिड कैप का 33.5 के आसपास है। आप इसको किस तरीके से, किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या कोई अलार्मिंग स्टेज है यहाँ पर, कुछ स्थिति दिख रही है देखिए आपको? हर्ष, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं इन्वेस्टर्स को समझाना चाहूंगा जी कि अगर हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो जी मिड एंड स्मॉल कैप का जो पीई है वो लार्ज कैप से हर बार ज्यादा होता है। जी और उसके पीछे रीजंस ये है कि जो अर्निंग जो मल्टीपल्स जो आता है मिड एंड स्मॉल कैप का वो रिलेटिवली कम होता, ज्यादा कम आता है। इनफैक्ट उसके कारण जो उनका पीई है वो बढ़ जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि आप मिड स्मॉल और लार्ज कैप के आप पीईज को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। तो ऑन एन एवरेज हर एक पीई का, हर एक कैटेगरी का एक पीई का ब्रैकेट होता है जहां पे इन्वेस्ट करके आप मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो ऑन एन एवरेज जो निफ्टी का जो एक बेस्ट पीई लेवल माना जाता है वो 19 का माना जाता है, जो आज की डेट में 21 पे ट्रेड कर रहा है। इन द सिमिलर मैनर मिड कैप और स्मॉल कैप का भी जो पीई लेवल माना जाता है वो रिलेटिवली कम माना जाता है। उसके कंपैरिजन में अभी जो पीई चल रहा है वो काफी ज्यादा चल रहा है। तो इन दैट केस हम मिड कैप या लार्ज कैप या स्मॉल कैप का अगर हम ऑन एन एवरेज अगर एक दूसरे से कंपेयर करें, सो दैट विल नॉट बी द राइट क्राइटेरिया टू डिसाइड ओवर कि किसका पीई एक्सपेंसिव है और किसका पीई चीप है। बट यस, इन्वेस्टर्स को दोबारा मैं उसी पॉइंट पे फोकस करूंगा कि आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज या स्टाइल्स हैं वो इस समय लार्ज कैप बायस्ड फंड्स के अंदर होने चाहिए, जहां आप मल्टी कैप्स एंड फ्लेक्सी कैप्स आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप लार्ज एंड मिड कैप एज अ कैटेगरी को भी आप एक अडॉप्ट कर सकते हैं, जहां पे आपके जो एक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको बेटर रिटर्न्स देंगे। क्योंकि इसमें एक तो ये सेक्टर एग्नोस्टिक होता है, अगर हम लार्ज एंड मिड कैप लें, फ्लेक्सी कैप भी सेक्टर एग्नोस्टिक है, और मल्टी कैप के अंदर 25 और 25% रिस्पेक्टिवली लार्ज मिड एंड स्मॉल का कॉम्पोजिशन होता ही होता है। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट हर्ष, मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि इन्वेस्टर ओनली पीई एज अ क्राइटेरिया, जो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है, उसके बाद भी एक कैटेगरी की पी को दूसरे कैटेगरी के पी से कंपेयर ना करें, और उनको वो ये समझें कि पास्ट रिटर्न्स आर नॉट द फंक्शन ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। सर। अगर इस तरीके से जी सर, मैं आपकी बात समझ गया। आपने ये बोला कि लार्ज कैप को उसके आपस में कंपैरिजन नहीं बनता सर, लेकिन मेरा सवाल सर ये भी है यहाँ पर, क्योंकि अर्निंग के हिसाब से तो हम लोग देखते हैं। अब अगर अर्निंग भी फिजिबल नहीं है, बाजार भी स्टेबल नहीं है यहाँ पर, तो फिर तो सर ये तो ओवर वैल्यू ही नजर आएंगे ना साफ तौर पर। एग्जैक्टली हर्ष, ओवर वैल्यू है, और यही रीजन है कि जी जिसके कारण आज जो हमारे पीई लेवल्स है वो इतना हायर है। क्योंकि जी अगर आप एक क्वार्टर फर्म के जो रिटर्न्स आए हैं, जो रिजल्ट सीजन के जो आंकड़े आए हैं जी वो इतने अच्छे नहीं आए, जी जिसके कारण उन्होंने जो पीई लेवल्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव बना दिए हैं। जी तो ये एक रीजन है जिसके कारण हमारा जो इंडियन मार्केट्स है, और इनफैक्ट ये भी मुझे बोलना चाहिए कि इंडियन मार्केट्स हर बार एक एक्सपेंसिव पीई पे ही ट्रेड करता है। अगर आप चाइनीज मार्केट का पीई देखें तो वो जनरली 11 के आसपास रहता है। इंडियन मार्केट्स का जो पीई है वो 19 से 21% के बीच में रहता है, पीई मल्टीपल्स पे रहता जी है। तो इन दैट केस इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव है विज़ अदर कंट्रीज। और विद इन इंडियन मार्केट्स अगर हम लार्ज मिड एंड स्मॉल में देखें तो वो भी पीई डिफाइन अलग अलग तरीके से होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं और किसके क्या इनफ्लोज आ रहा है, जो प्राइस के अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होता है।
तो हर्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, यस पीई इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन टू डिस्कस अबाउट कि क्या पीई की बेसिस पे ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यस आज का पीई बहुत महंगा है, तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले सोचना है और आपको सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करना है, सो दैट मार्केट्स आपको जिस जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज देती जा रही है आप उस तरीके से मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करें। ठीक है सर। क्योंकि पी पे इतना डिस्कशन हो रहा है, एक बार मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एक सिंपलिस्टिक वे में या कोई एग्जाम्पल देके दर्शकों को ये समझाने कि पीई एग्जैक्टली होता क्या है इन सिंपल टर्म्स। ऑल्सो मेरा ये सवाल रहेगा कि क्या पीई रेशो किसी फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को, स्टाइल को कैसे बताता है? ग्रोथ स्ट्रैटेजी अपना रहा है कोई भी फंड हो गया, या फिर वैल्यू स्ट्रैटेजी अपना रहा है? देखिए दिव्या, गुड क्वेश्चन। मैं जो आपका सेकंड क्वेश्चन है मैं उसको सबसे पहले लूंगा कि पीई जो है वो कैसे दर्शाता है कि ग्रोथ क्या, वो ग्रोथ है, स्ट्रैटेजी है, या वैल्यू स्ट्रैटेजी है, या क्वालिटी स्ट्रैटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिव्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी का जो पीई लेवल होता है वो हर बार ज्यादा होता है, बिकॉज उस केस में जो इन्वेस्टर्स या फिर जो फंड मैनेजर्स है जो और स्टॉक्स खरीदते हैं वो इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि उनका पीई क्या चल रहा है। वो सिर्फ एक जो हाई परफॉर्मिंग फंड्स होते हैं उनको खरीदते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जिसके कारण ऑटोमेटिकली उनका पीई बढ़ जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो वैल्यू का जो पीई होता है वो रिलेटिवली कम होता है ग्रोथ स्ट्रैटेजी से, बिकॉज वैल्यू थीम जो है उसका बेसिक जेनेसिस ही ये है कि वो तब बाय करते हैं जब वो अपने ऑल टाइम लो पे उसकी वैल्यूएशन होती है। तो इन दैट केस अगर आप पीई लेवल को एक डिस्क्रिप्टिव वे मानती हैं ये डिस्कस करने के लिए कि वेदर आपको ग्रोथ थीम में जाना है या वैल्यू थीम में जाना है, तो यस ग्रोथ थीम का पीई ज्यादा होता है, वैल्यू थीम का पीई रिलेटिवली कम होता है। इसलिए जो फंड मैनेजर्स हैं वो वैल्यू थीम के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं जिससे वो अपने पी को कम कर सके। ये तो रही बात सेकंड क्वेश्चन की। मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपना जो पहला जो क्वेश्चन है वो एक बार दोहराएं, सो दैट मैं उस पर ज्यादा आपको मार्गदर्शन दे पाऊं। सर मैं चाह रही थी कि एक बार आप दर्शकों को ये समझा दें पीई क्या है, मतलब इन सिंपल टर्म्स। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट से उतना ताल्लुक नहीं है, वो कैसे समझे पीई को? तो दिव्या, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमरीली ये डिस्कशन हमें करना बहुत जरूरी है। पीई को अगर हम बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्म में बात करें तो पीई बेसिकली ये डिस्कस करता है कि एक इन्वेस्टर को कितना अपना रुपए खर्च करना है एक रुपए कमाने के लिए। इसका मतलब ये है अगर एक इन्वेस्टर 2 रुपए खर्च कर रहा है 1 रुपए कमाने के लिए तो पीई 2 हुआ। अगर एक इन्वेस्टर 10 रुपए खर्च कर रहा है 1 रुपए कमाने के लिए तो पीई 10 हुआ। जैसे जैसे पीई बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपेंसिव वो स्टॉक या म्यूचुअल फंड बनेगा। अगर तभी जब हम पीई को लेकर बात करते हैं, जितना कम पीई होगा उतना ही बेटर एक रेशियो बनेगा जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो मैं अगेन इन्वेस्टर्स को ये एक सजेशन देना चाहूंगा कि पीई अपने में एक सोल क्राइटेरिया नहीं है, बट यस वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये डिसाइड करने के लिए कि फंड कौन सा एक्सपेंसिव है और कौन सा चीप है। तो दिव्या, जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि कितने रुपए इन्वेस्टर्स को खर्च करना है 1 रुपए कमाने के लिए, वो हम पीई के माध्यम से डिसाइड करते हैं। तो अगेन अगर पीई ज्यादा है इसका मतलब इन्वेस्टर को ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए, और पीई अगर कम है तो उसका मतलब इन्वेस्टर्स को कम रुपए खर्च करना पड़ रहा है 1 रुपए कमाने के लिए। So that is what a very simplistic way of defining PE is all about. ठीक है सर, ये जो आपने बोला कि कितने पैसे कोई भी निवेशक खर्च कर रहा है, मतलब हम 2 रुपए दे के 1 रुपए कमा रहे हैं, ये किसी भी फंड का मैं कह लूँ उसकी फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए हम लोग निवेश कर रहे हैं। एग्जैक्टली तभी उसको बोलते हैं फॉरवर्ड पीई। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि या ट्रेलिंग पीई, कि फॉरवर्ड पीई क्या मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है और ट्रेलिंग पीई क्या है। ट्रेलिंग पीई का मतलब ये है कि पहले उस फंड ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है 3 इयर्स की या 5 इयर्स की, और उसके अकॉर्डिंगली क्या पीई निकल कर आता है। बट फॉरवर्ड पीई वो होता है कि आप किस तरीके से अर्निंग्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से आपके इनफ्लोज आ रहा है, मतलब जिसको हम प्राइस भी बोलते हैं, उसके हिसाब से पीई का क्या क्राइटेरिया बन रहा है। तो फॉरवर्ड पीई एक अलग चीज होती है और ट्रेलिंग पीई एक अलग चीज होती है, और करंट पीई तो आपको पता ही है कि जिस लेवल पर मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट सा आंसर चाहूँगा आपसे। तो प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे जो होती है ईपीएस जो है और ये बुक वैल्यू जो होती है वो भी क्या इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है यहाँ पर?
ओ यस हर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इनफैक्ट आप ही से चाह रहा था कि आप ये सवाल पूछे कि और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो ये एक डिटरमाइन करता है कि फंड्स जो हैं वो किस तरीके से खरीदना या बेचना चाहिए। जी तो तीन चार क्राइटेरिया है हर्ष, मैं बताना चाहूंगा। प्राइस टू बुक रेशियो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निकल पैरामीटर है जी ये डिसाइड करने के लिए कि कि जो एक जो फंड्स की या स्टॉक्स की जो बुक वैल्यू है वो रीजनेबल है उसको बाय करने के लिए या नहीं। जनरली प्राइस टू बुक रेशियो का जो मापदंड होता है वो 2 होता है। मोर देन 2 इज एक्सपेंसिव एंड लेस देन 2 इज चीप। जनरली 2.5 3 इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड लेवल जहां पे आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक मार्केट कैप टू जीडीपी भी एक लेवल होता है ये डिसाइड करने के लिए, या एक क्राइटेरिया होता है कि वेदर इस समय मार्केट्स एक्सपेंसिव है या सस्ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट कैप टू जीडीपी आपका बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट में जीडीपी से ज्यादा पैसा है और वो आपके मार्केट्स को ओवरलोडेड बना देता है। तो वो भी एक रॉन्ग पैरामीटर या इंडिकेटर होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट्स एक डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर 100% मार्केट कैप टू जीडीपी, इसका मतलब अगर जीडीपी $4 ट्रिलियन की है और मार्केट कैप $4 ट्रिलियन का है, तो दैट मींस इट इज 100%। जितना जीडीपी की या जितनी इकोनॉमी की एक क्षमता है उतना ही मार्केट के अंदर पैसा है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज या टेक्निकल पैरामीटर्स हैं ये डिसाइड करने के लिए कि मार्केट्स एक्सपेंसिव है, मार्केट्स एक्सपेंसिव नहीं है और इन्वेस्टर को कब निवेश करना चाहिए।